नमस्कार। सुबह का समय, बिहार बिहान का नया अंक और हमारे दर्शकों का साथ। ऐसे भी दर्शकों कहते हैं कि अपनों का साथ बेहद आवश्यक होता है। सुख है तो बढ़ जाता है और दुख है तो बट जाता है। तो चलिए इसी अपनेपन वाली फीलिंग के साथ हमारे सभी दर्शकों का स्वागत कार्यक्रम बिहार बिहान में। आज का बिहार बिहान आपकी अपनी होस्ट निहारिका के साथ। चलिए दर्शकों, आज बात करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था की। कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है और जब हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें पशुपालन का बेहद महत्व बढ़ जाता है। पशुपालन एक तरफ आय का स्रोत है और साथ ही कृषि कार्य में सहायक भी होता है। अब ऐसे में नितांत आवश्यक हो जाता है कि हम पशुधन की अच्छी तरह से देखभाल करें और इसके लिए कार्य करता है पशु चिकित्सा विज्ञान। आज के कार्यक्रम में हम पशु चिकित्सा क्षेत्र में बातें करेंगे। इसके साथ ही आज की जो चर्चा है वो और भी ख़ास हो जाती है क्योंकि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड रेबीज़ डे। तो कार्यक्रम में जाहिर है इस वर्ल्ड रेबीज़ डे से जुड़ी हुई भी कई बातें आपको जानने को मिलेगी क्योंकि कई सारे ऐसे मिथ्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो इन सारी बातों की चर्चा आज के बिहार बिहान में हम करने वाले हैं क्योंकि जो आज के हमारे विशेषज्ञ हैं, हमारे मेहमान हैं, वो पशु चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर मैं इस कार्यक्रम की बात करूं तो आप सभी मानेंगे इस बात को कि जो हमारा ये बिहार बिहान कार्यक्रम है ये किताब की तरह है जिसका हर पन्ना पलटिएगा तो वहाँ आपको मिलेगी एक नई जानकारी और आपके ज्ञान में होगी वृद्धि। तो चलिए अपने कार्यक्रम का जो पहला पन्ना है वो पलट लेते हैं और हमारा पहला सेगमेंट होता है आज का सुविचार। आइए देखते हैं क्या है आज का सुविचार। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। मेरे साथ स्वागत करिए हमारे आज के मेहमान डॉक्टर जय किशन प्रसाद जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। अभिनंदन, स्वागत आपका बहुत कार्यक्रम बहुत में। धन्यवाद मैडम। ये जो क्षेत्र है ना, इसके बारे में विशेष जानकारी जब आम जनता तक पहुंचती है, जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा अहम क्षेत्र है। अगर हम अपने देश के विकास की भी बात करें तो अगर आर्थिक क्षेत्र की भी बात की जाए तो वहाँ भी योगदान है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी पशुपालन का विशेष स्थान है। पर आज की जो बातचीत है आपके साथ सर, वो मैं वर्ल्ड रेबीज़ डे से शुरुआत करना चाहूँगी। आज हम वर्ल्ड रेबीज़ डे मना रहे हैं। कैसे होता है ये रेबीज की समस्या क्या है सबसे पहली बात, और साथ ही इसके साथ कई मिथ्य भी जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचे, वो अहम है। तो इन दोनों विषयों के बारे में शुरुआत में ही आपसे बातचीत करना चाहूँगी। जी बताया हाँ, जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। आज चूँकि 28 सितंबर है और आज वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। जहाँ तक रेबीज की हम लोग बात करें तो रेबीज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि विश्व में हर साल लगभग 60,000 लोगों की मृत्यु रेबीज से होती है। मुख्य रूप से ये कुत्तों के काटने से होता है, कुछ जंगली पशुओं से भी ये होता है, उनके काटने से भी होता है, बट 90% अगर ये बीमारी होती है तो कुत्तों के काटने से होता है। और अगर हम एक आंकड़ा देखें तो हर 9 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु रेबीज से होती है। अच्छा। और अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 20,000 लोगों की मृत्यु हर साल केवल रेबीज से होती है। यानी विश्व का 1/3 मृत्यु अगर रेबीज से होती है तो हमारे देश में होती है। जी जी। तो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और केवल एक ही समाधान है इसका कि किस तरह से जितने भी कुत्ते हैं उनका टीकाकरण किया जाए। बिल्कुल। रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है और सारे कुत्तों को, चाहे वो पालतू हैं चाहे सड़कों पर घूम रहे हैं, सबका टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर जगह में ये टीका फ्री उपलब्ध है। यहाँ तक कि हमारे कॉलेज में भी फ्री उपलब्ध है। जी जी। और राज्य सरकार भी इस टीके को लगवाती रहती है। तो जागरूकता की ज़रूरत है और जिनने भी ये कुत्तों को पाल रखा है उसका टीकाकरण किया जाए। और इससे भी महत्वपूर्ण है कि हमें एक शिक्षा का प्रसार करना है
इस बीमारी के बारे में, जी। इससे बचाव के बारे में, कैसे रोकथाम करें, और निश्चित तौर पर ये कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें कोई दो ये राय तो जो नहीं। आपने जानकारी दी इस रेबीज के बारे में, और आपने जो कहा ये बड़ी संख्या है, मैं कहूँगी, जी। और अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत भी अवेयरनेस है। की जरूरत। और आज के दिन में ये बातचीत बहुत अहम भी है, क्योंकि जब बात अवेयरनेस की आती है और हम जब ये दिन मनाते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य भी यही होता है। जी। कुछ मिथ्ये के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगी। होता क्या है कि अगर कुत्ते ने काट लिया है तो हम बेचैन हो जाते हैं, पता नहीं बिल्कुल, हमारे साथ बिल्कुल। क्या होने वाला है, और ज़्यादातर धारणा ये है कि हमारे पेट में 14 सुई लगवाया जाएगा और हम उसको बांध देते हैं घाव को, और हमारी समझ में जो आता है उस वक्त बिल्कुल। हम करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, मैं बिल्कुल, कहूँगी। बिल्कुल। इनके बारे में आपसे जानकारी चाहूँगे विस्तृत, जी, किस तरह जी। के मिथ्ये हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए और बिल्कुल। क्या हमें शीघ्रता से करना चाहिए, दोनों बातें। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया कि पहले ऐसा होता था कि जब भी किसी रैबिट डॉग यानी पागल कुत्ते ने काटा तो पहले 15-16 इंजेक्शंस पेट में लगाया जाता था, अगर आपको ध्यान होगा। जी जी। परंतु आजकल ये इंजेक्शंस कुल 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं और बड़े आराम से वो व्यक्ति किसी भी हानि से बच जाता है। जी। और कुछ मिथ्स के बारे में जैसा आपने कहा, कुछ मिथ्स है, जब भी कभी किसी कुत्ते ने काटा है तो अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ लोग उस पर मिट्टी लगा देते हैं, कुछ लोग उस पर गोबर लगा देते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी लगाते हैं, बहुत जगह अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं और ये हर चीज़ नुकसानदायक है, क्योंकि रेबीज जो फैलता है, रेबीज एक वायरल बीमारी है और ये बीमारी एक्चुअली वायरस तंत्रिका तंत्र के द्वारा फैलता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा। जब कभी भी किसी कुत्ते ने काटा है तो सबसे पहले करना ये चाहिए कि उस काटी हुई जगह को पानी से 10 से 15 मिनट धुलाई करना चाहिए। जी जी। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वायरस 80 से 90% वायरस बह के निकल जाते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद में हर घर में कपड़ा धोने का साबुन होता है, डिटर्जेंट सोप होता है, तो उससे उस घाव की धुलाई करना चाहिए। जी जी। तो ये जो वायरस है ये डिटर्जेंट के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं, जी। तो जो भी थोड़े बड़े बचे होते हैं वायरस वो उससे निकल ख़त्म हो जाते हैं। अब आपके करियर के बारे में कुछ बातें ज़रूर करूँगी, क्योंकि पशु चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो बेहद अहम है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा। जब करियर का विकल्प आता है तो बहुत सारे विकल्प हमारे सामने होते हैं और ज़्यादातर हम उन विकल्पों को चुनते हैं जिनसे हमारा लगाव होता है, जो हमें आकर्षित करते हैं। आपने पशु चिकित्सा का क्षेत्र चुना, कैसे चुना, क्या वजह थी? जी, मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं, जी जी। मैं जब बचपन में अपने गांव में देखा करता था कि अक्सर, चूँकि ग्रामीण परिवेश से हूँ, अक्सर ये देखने में आता था कि किसी भी गाय या भैंस को छोटी सी प्रॉब्लम हुई, उसको उपचार नहीं मिला और उपचार नहीं मिलने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती थी। जी। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्या है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। और उस दौरान हम सभी को ये भी ज्ञान नहीं था कि पशु चिकित्सक जैसी कोई चिकित्सा पद्धति भी होती है। वो बचपन की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जब हम लोग आगे बढ़े, पढ़ाई शिक्षा में थोड़ा सा आगे बढ़े 11वीं 12वीं में, तब ये पता चला कि जैसे मनुष्यों के चिकित्सक होते हैं वैसे पशु चिकित्सक भी होते हैं। तो एक इच्छा हुई कि चाहे मानव सेवा किया जाए या पशु सेवा किया जाए। जी जी। और फिर निश्चित तौर पर एक पहले बचपन से जो एक लगाव था और मौका मिला और आदमी फिर इस शिक्षा में हम लोग आए और आने के बाद में फिर इसमें हम आगे बढ़े। जी जी। तो इस तरीके से आपने बताया कि जब ग्रामीण परिवेश में आप रहते थे बचपन का वो समय, तो आपने देखा कि किस तरह से पशु चिकित्सा की भी बहुत ज़रूरत है और एक करियर के रूप में एक विकल्प के तौर पर ये लिया जा सकता है और आपने इसका चयन किया। मैं सीधा जाना चाहूँगी आपके उस अनुभव की ओर पर जब आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट के तौर पर आपने कार्य किया, सीनियर साइंटिस्ट के पद पर भी आप रहे और इस क्षेत्र में ख़ास करके पशु चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए रिसर्च करना और नए नए उपकरणों के साथ आना बेहद अहम है। तो उस दौरान जो आपके अनुभव रहे कार्य करने के और साथ ही जो उपकरण आपने विकसित किए उनके बारे में जानना चाहूँगी, जो आपने पेटेंट करवाए हैं, किस तरह यह ख्याल आपके मन में आया और कैसे ये जो नए उपकरण लेकर आए इसके पीछे की कहानी? जब हम शुरू किए, जब अपनी इस वेटनरी एजुकेशन की जर्नी हमने स्टार्ट करी, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि प्रारंभिक जो चिकित्सा हमारी रही, शिक्षा रही,
पशुपालन से, वो मथुरा वेटनरी कॉलेज में रही। उसके बाद में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एक बहुत बड़ा संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे देश का, उसको हम पशुपालन और पशु रिसर्च के रूप में मक्का मदीना के रूप में जानते हैं। तो वहाँ से हमने मास्टर्स डिग्री की। इसके बाद पीएचडी हमने गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर से की। तो शुरू से ही मन में थी कि हमें कुछ ना कुछ नया करना है, पशुपालन के क्षेत्र में कुछ नई तकनीकों के ऊपर काम करना है हमें। तो जब हम प्रधान वैज्ञानिक के रूप में मैं कार्य करने का मुझे मौका मिला ICR IVR IJET नगर में, तो कई इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं देखता था कि अभी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बड़े पहले के बने हुए हैं, और आज के परिदृश्य में अगर इसमें हम थोड़ा बदलाव करें तो और ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो इस तरह से, और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। उदाहरण के लिए अगर हम पहले पेटेंट के बारे में अगर बात करूं, तो उसका नाम है फीटल एक्सट्रैक्टर। मैंने जब आपसे ये जानकारी ली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस क्षेत्र में इस तरह के उपकरणों को ईजाद करना बेहद अहम है। कुछ बताएं हमें और इसके बारे में, जब आप जिक्र कर रहे थे अपने पहले पेटेंट के बारे में। जी हाँ, पहला पेटेंट जैसा कि मैंने बताया कि उसका नाम है फीटल एक्सट्रैक्टर। अक्सर हम देखते हैं कि गांव में जब जानवर बच्चा देता है, गाय या भैंस बच्चा देते समय कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से बच्चा फंस गया, डिलीवरी नहीं हो रही है। तो ये उपकरण डिलीवरी कराने में, ऐसी परिस्थितियों में खींच करके बच्चे को बाहर लाने में सहायक होता है। बिल्कुल। तो ये बड़ा यूजफुल है और बहुत जगह ये यूज हो रहा है। दूसरा जो उपकरण है उसका नाम है प्रूपिशियल वॉशिंग डिवाइस। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल गर्भाधान के लिए कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी काफ़ी यूज हो रही है पशुओं में, ज़्यादातर उसी से गाभिन किया जाता है। तो उस उपकरण के उपयोग से, जो प्रूपिशियल वॉशिंग डिवाइस है, इसके उपयोग से हम सुनिश्चित करते हैं कि किस तरह से जो वीर्य की गुणवत्ता है उसको हम बनाए रखें, अच्छा बनाए रखें, उसमें इन्फेक्शन कम से कम हो, ये उसमें सहायक होता है। बिल्कुल। तो इस तरह से ये दोनों पेटेंट। तो मुझे कुछ यूँ लगता है कि जब आपने कार्य किया और कार्य करने के दौरान आपने महसूस किया कि इस तरह के उपकरणों की ज़रूरत है, और आपने इस क्षेत्र में काम किया और इस तरह के उपकरण लेकर आप आए। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और जब हम काम करते हैं तो हम उसे नज़दीक से महसूस करते हैं। आपने जब शुरुआत की अपने जॉब की, तो आपने एक पशु चिकित्सक के रूप में भी कार्य किया। तो एक सवाल जो मेरे मन में अभी फ़िलहाल आ रहा है, अगर मैं एक मानव चिकित्सक की बात करूं, तो जब हम बीमार होते हैं तो हम अपने डॉक्टर से साफ तौर पर कहते हैं कि हमें ये तकलीफ़ हो रही है और आप हमारा इलाज कर दें। पर आप इलाज करते हैं पशुओं का, और आपको पता नहीं होता, और वो बता नहीं सकते आपको कि क्या हो रहा है, उन्हें तकलीफ़ क्या है, पर आपको उन्हें ठीक करना होता है। कैसे ट्रीट करते हैं सर, क्या ख्याल? निश्चित तौर पर नेहरकर जी, जैसा आपने बताया, बड़ा ही चैलेंजिंग है पशु चिकित्सक का कार्य। जिस तरह से हम अगर कंपेयर करें, जैसे हम अपने छोटे बच्चे, ख़ास तौर से 5-6 महीने के बच्चों का, जब उनको कोई भी समस्या होती है वो कुछ बताते नहीं हैं, केवल वो रोते हैं या कुछ और दूसरे लक्षण दिखाते हैं। इसी तरह से हमारे पशु में भी है, पशु कोई लक्षण नहीं बताया है, केवल अपने अनुभवों के आधार पर पशु चिकित्सक उसका उपचार करते हैं। तो इस तरह से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पशुओं को नज़दीक से देखना, विभिन्न तरह की बीमारियों में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उन लक्षणों को जानना, और किस तरह से दूसरी बीमारियों से उसको अलग करके देखना, जिससे कि जान सके कि वास्तव में क्या बीमारी है और उसका क्या उपचार। तो ये जैसे दिन प्रतिदिन पशु चिकित्सक जैसे जैसे अनुभवी होता है, निश्चित तौर पर अपने विषय में, अपने क्षेत्र में और अच्छी पकड़ होती है और बेहतरीन इलाज कर पाता है। जी, जैसा कि आपने बताया और मैं जितना समझ पा रही हूँ, बहुत दक्षता की ज़रूरत है, बहुत दक्ष, कुशलता की ज़रूरत है, और आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि अगर जो पशु है उसे क्या तकलीफ़ हो रही है और वो किस वजह से हो सकती है। आप अपने अनुभव के द्वारा, अपनी कुशलता के द्वारा उसे समझते हैं और फिर उसे आप ट्रीट करते हैं। अगर मैं आपके अपने जॉब की जो यात्रा रही उसके बारे में जिक्र करूं, तो आप रिसर्च में कार्य कर रहे थे, और फिर रिसर्च के बाद इस प्रशासनिक पद का रुख करना, ये जो परिवर्तन है कैसे हुआ? आमतौर पर क्या होता है कि जब हम रिसर्च जैसे विषयों से जुड़े होते हैं तो हम वहाँ
एकाग्रचित हो जाते हैं और हमें जी लगता हाँ। है कि हम इसी क्षेत्र में कंटिन्यू करें, काम करें। पर आप फिलहाल डीन के पद पर कार्यरत हैं, जो एक प्रशासनिक पद है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ये जो चेंज हुआ, ये कैसे हुआ? जी हाँ, क्या वजह थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जी। जब मैं बिहार की बात करूं तो मेरी जन्मस्थली बिहार ही है। यहाँ के बगल में भोजपुर ज़िला है, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है। तो जब भी मैं अपनी सारी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, चाहे अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, तो हमेशा एक मन में ये बात रही कि जब भी मुझे मौका मिले अपने धरती पर आकर अपने राज्य की सेवा करना है। शुरुआत में मैं लगभग 11 वर्षों तक जीवी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर में सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक के पद पर रहा। जी जी। इसके बाद इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रधान वैज्ञानिक के तौर कार्य किया। तो एक मौका मुझे दिखा कि यहाँ डीन के पद पर अगर कार्यरत होऊंगा तो कुछ न कुछ अपने राज्य की सेवा कर पाऊंगा, और एक अच्छा मौका मिला। और निश्चित तौर पर एक ये होता है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस राज्य के लिए काम करें, बिल्कुल उसी इच्छा के साथ मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। जी जी। तो कहीं ना कहीं मन में ये भावना कि मैं जिस प्रांत से हूँ वहाँ जाऊँ और वहाँ के क्षेत्र को और आगे बढ़ाऊं, और अगर मैं एक पशु चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहा हूं, जो शिक्षा मैंने अर्जित की है उसका कुछ योगदान अपने प्रांत को दे सकूं। बहुत अच्छी सोच आपकी। और अगर मैं आपके वर्तमान पद की बात करूं तो क्या जिम्मेदारियां हैं आपके सामने और क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने जिस पर आप कार्य कर रहे हैं? जी हाँ, चूँकि एक डीन के रूप में कई तरह के चैलेंजेज हैं, कई जिम्मेदारियाँ हैं जी। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस तरह से शैक्षणिक स्तर को सुधारना है, अगर हम अपने वेटनरी ग्रेजुएट्स की बात करें तो पहले अक्सर हम देखते थे, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो हर वर्ष 60 बच्चों की नियुक्ति होती थी, लेकिन प्रति वर्ष मैं देखता था कि पासिंग आउट परसेंटेज बहुत कम है। 10-12 बच्चे केवल डिग्री लेके जाते थे। अच्छा। कहीं न कहीं उनके मन में मैं समझ पाता हूँ कि कहीं न कहीं अपने भविष्य को लेकर के आश्वस्त नहीं थे, आशंका थी कि इसके बाद मैं क्या करूँगा। तो बार बार मुझे इंटरेक्ट करना पड़ा अपने विद्यार्थियों से, अपने शिक्षकों से, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ी कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और मुझे हर्ष हो रहा है आपको बताने में कि आज हमारे 60 बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो अन्य क्षेत्रों में ना जाकर के 50, 55 और इवन 60 पूरा का पूरा बैच डिग्री पूरी कर रहा है। बहुत बड़ी बात। उनके अंदर विश्वास एक जागृत हो गया है कि हमारे लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है। ये क्षेत्र बड़ा ही खुला क्षेत्र है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अब जब आपने जिक्र किया है इस क्षेत्र के बारे में और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो जो आम धारणा है सर, वो लोगों के मन में ये है कि अगर मैंने इसको ज्वाइन किया, पशु चिकित्सक के रूप में कार्य करना शुरू किया, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे गांव में रहना होगा और मुझे जानवरों का इलाज करना होगा, और बस यहीं तक सोच सीमित हो जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए कि क्या और विकल्प हैं? अगर किसी ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है तो कहाँ कहाँ एक पशु चिकित्सक अपनी भूमिका निभा सकता है और इसके विकास में क्या क्या योगदान दे सकता है? जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात आपने की, हमारे दर्शकों के लिए बताएं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जी। स्काई हैज नो लिमिट लाइक दैट जो कहते हैं। क्योंकि जब भी ग्रेजुएट होता है आदमी, जनरली एक ही धारणा है, जैसा आपने बताया कि हमें केवल पशु चिकित्सक बनना है, गांव में जाना है, इससे ज़्यादा नहीं सोचता है आदमी। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटी है। इवन हमारे ग्रेजुएट्स हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं, हायर एजुकेशन में, एकेडमिक्स में जा सकते हैं, जैसा मैंने बताया रिसर्च में जा सकते हैं। इवन बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स हैं, वो हमेशा खोजते रहते हैं कि हमें अपने R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उनको अच्छा पशु चिकित्सक चाहिए जो लेबोरेटरी एनिमल्स पे उनके छोटे छोटे ड्रग्स का ट्रायल करे, जो भी ड्रग्स डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा RVC पूरा ओपन है, दैट इज रिमाउंट एंड वेटनरी कोर्प्स। सारे वेटनरियन जो ऑफिसर्स रैंक में है, सारे वेटनरियंस ही होंगे। वो बहुत बड़ा स्कोप है, तो हर जगह स्कोप है और हमें उस बृहद दृष्टिकोण से देखना होगा
क्योंकि ये केवल एक पक्ष है कि हमें गाँव में रह कर के चिकित्सा करना है। जी जी। और मैं अगर कहूँ कि ये केवल 25% एक हिस्सा है हमारी अपॉर्चुनिटी का, 75% हिस्सा अभी खुला है, उनकी तरफ देखना है। और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि हर किसी को, अपने शिक्षकों को भी मैं कहता हूँ अच्छा, कि अपने विद्यार्थियों के साथ बैठें, उनसे डिस्कस करें कि वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात। इसलिए हमने यहाँ कैंपस प्लेसमेंट सिस्टम भी चालू कर दिया है। हमारे विद्यार्थी अमूल में काम करते हैं, यहाँ कॉम्फेड में काम करते हैं, जीविका में भी हमारे विद्यार्थी जाते हैं, इवन बाहर के जो डेयरीज हैं वहाँ जा रहे हैं, और हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में भी जा रहे हैं काफ़ी। तो इस तरह से बहुत अपॉर्चुनिटी है। जी जी। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारे विद्यार्थी अब नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स में, जिसको हम JRF SRF कहते हैं, उसमें भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति काफ़ी हो रही है। जी जी। और बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। बातें करूं अपने बिहार सरकार की, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाया, और वो है बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी स्थापना के पश्चात किस तरह का परिदृश्य देख रहे हैं आप, और क्या बदलाव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर सुविधाएं बढ़ेंगी और हम एक स्पेसिफिक तौर पर कार्य कर पाते हैं। क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी हाँ, एक बड़ा ही नेक कार्य हुआ जो बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद में, चूँकि यहाँ बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय एक पहले से ही था, संजय गांधी इंस्टीट्यूट दूसरा डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज है, और एक तीसरा कॉलेज फिशरीज कॉलेज किशनगंज में स्थापित हुआ। अच्छा। तो आज की तारीख में ये 3 कॉलेजेज इस बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत हैं। और यदि मैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की बात करूं, तो निश्चित तौर पर चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे शोध की बात हो, या प्रसार की बात हो, जी जी, तीनों में ही काफ़ी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है। और हमें भरपूर मौका मिल रहा है कि हम तीनों ही क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य कर सकें। शिक्षा के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि हमारे विद्यार्थी नेशनल लेवल के अब एग्ज़ाम्स बड़े और अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा हम कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, चाहे JRF के एग्ज़ाम्स हो, चाहे SRF के एग्ज़ाम्स हो। और साथ ही हमने ये भी किया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो सीटें हमारी पहले कम होती थी, अब हमने बढ़ा दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं वो जा सकें, और वो यहाँ शुरू किए हैं। पहले PhD हमारे यहाँ नहीं होती थी, अब हमने PhD के लिए भी ओपन कर दिया है। तो हमारे जो भी विद्यार्थी चाहते हैं यहाँ से PhD शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। यानी उन्होंने पढ़ाई की है और चाहे तो वो शिक्षण के क्षेत्र में भी आ सकते हैं। हाँ, जितना आगे यहाँ ही सुविधा उपलब्ध है। और यदि हम शोध की बात करें तो आज के समय में देखें तो हमारे पास 12 शोध परियोजनाएं ऐसी हैं जो भारत सरकार से और अन्य संस्थाओं से है। तो जिससे काफ़ी हमें एक पैसा भी प्राप्त होता है, जिससे हम अपनी लेबोरेटरीज को सुदृढ़ करते हैं, और काफ़ी रिसर्चेज हो रही है। जी जी, जैसे कि आपने बताया कि कई क्षेत्रों में विकास और आगे बढ़ा है। अगर पशु चिकित्सा की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के पश्चात आपने कहा कि कई भारत सरकार की भी कई ग्रांट्स हैं जो आपको मिली है और आप रिसर्च कर रहे हैं। एक तो आपने पैसे की बात कही, उसके अलावा भी जो एक कॉन्फिडेंस आता है, जो एक आत्म कहूँगी मैं कि एक अच्छा सुकून मिलना और आत्मविश्वास आना कि हम इस क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं और अपने प्रांत को आगे लेकर के जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात निकल करके आती है। लेकिन अगर मैं ग्रामीण परिवेश की बात करूं तो अभी भी जब पशु बीमार होते हैं, या अगर मैं सुदूर क्षेत्रों की का जिक्र करूं, तो जो पालने वाले हैं, जो पालक हैं, वो रुख करते हैं वैसे लोगों के पास जिन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है, और गांव में वो बड़े आराम से चिकित्सा कर रहे होते हैं। उन्हें जो थोड़ी मोड़ी टूटी फूटी जानकारी होती है उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं, और रिज़ल्ट ये होता है कि पशुओं की स्थिति और भी ख़राब हो जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, और कहाँ हम चूक कर रहे हैं जो ये अभी तक कायम है, क्या कहेंगे? यदि हम अपने पूरे प्रांत को देखें तो आज औसतन हमारे पास 1200 पशु चिकित्सक हैं जो पूरे बिहार राज्य में कार्य कर रहे हैं। और
ये संभव नहीं है हमारे पशु चिकित्सक के कि बिहार के हर कोने में जा कर के चिकित्सा करें जब कभी कोई पशु बीमार पड़ता है जी। तो निश्चित तौर पर एक सपोर्टिंग हैंड्स की ज़रूरत है। अच्छा। और मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ कि हमारे राज्य में अभी पशु चिकित्सा क्षेत्र में डिप्लोमा की बात करें या सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें, ख़ास तौर से कंपाउंडर्स या टेक्नीशियंस, इनकी शिक्षा के लिए कोई इस समय डिप्लोमा कॉलेज उपलब्ध नहीं है जी, जो ठीक से दे पाए। तो यदि हम इन डिप्लोमाधारी को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो हर कोने में ये एक सहयोगी हाथ हो सकता है और हर जगह जा कर के सहयोग मिलेगा। और ग्रामीण जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां हमारे चिकित्सक किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये व्यक्ति कार्य करेंगे और कार्य करके हमारे पशु चिकित्सक की सहायता से काफ़ी चीज़ें सुदृढ़ होगी, पशुओं का काफ़ी ये बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया, और मैं कहूँगी एक ठोस सुझाव आपने दिया। सिर्फ ये कहने से कि समस्या है बात तो बनती नहीं है। जी हाँ, हमें कदम उठाने होंगे, प्रयास करने होंगे। और आपने कहा कि इस तरह के अगर हम डिप्लोमा कोर्सेज शुरू करेंगे तो निसंदेह जो डॉक्टर्स हैं और जो कार्य कर रहे हैं, हमारे गाँव में भी वेटनरी के जो अस्पताल हैं वो ज़रूर हैं, लेकिन शायद पूरी पहुंच अगर हम करना चाहें तो इस तरह से जो आपने कहा कि जो प्रशिक्षित कंपाउंडर हैं और जो लोग ऐसे हम तैयार करें और वो कार्य करें तो इस तरह से हम अपने पशुधन का उचित देखभाल कर पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है और मैं कहूँगी कि बड़ा ही ठोस उपाय आपने बताया इस क्षेत्र में। अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत से लोग हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी पढ़ाई कैसे होती है और क्या क्या चीज़ों की जानकारी आप इस कोर्स के तहत देते हैं? जी हाँ, इसकी पढ़ाई वास्तव में हम कहें कि आसान नहीं है। एक बार अगर एडमिशन होता है जी, तो पूरे 5.5 साल तक शिक्षा ग्रहण करना है। थोड़ी सी एडमिशन के बारे में हम बात करें कि इसकी जो अहर्ताएँ हैं, जिस तरह से मेडिकल में एडमिशन के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट के साथ में पढ़ना पड़ता है। और जैसे मेडिकल प्रवेश में नीट के द्वारा आजकल प्रवेश होता है, इसी तरह से इसी नीट के रैंकिंग से ज़्यादातर हमारे वेटनरी कॉलेज में एडमिशन्स हो रहे हैं। तो एक तो उसमें कोई फ़र्क नहीं, शिक्षा वही है। अब पढ़ने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि कोर्स काफ़ी बड़ा है, बृहद कोर्स है, क्योंकि इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, इवन हर तरह के जानवर, जंगली जानवर, तो कोर्स काफ़ी बृहद है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी मेहनत से पढ़ाई करना है अगर दक्षता हासिल करनी है तो। जी जी। क्योंकि जैसा कि पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि पशु चिकित्सा अपने आप में बहुत कठिन है, क्योंकि सिम्टम्स और लक्षणों के आधार पर हमें चिकित्सा करना है। तो हर पशुओं के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जानना जरूरी है। जी जी। और फिर तभी हम आगे ठीक से उपचार कर पाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि जो कोर्स है इसमें आप सारी चीज़ों की पढ़ाई करवाते हैं, और अगर हम मानव चिकित्सा की बात करें तो हमें मानव शरीर के बारे में अध्ययन करना है, लेकिन यहाँ आप हर तरह के जो जीव जंतु हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ाना होता है, क्योंकि तभी वो डॉक्टर अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगा। अगर मैं यहाँ के जो बिहार वेटनरी कॉलेज की बात करूँ तो आपके यहाँ चिकित्सा की क्या सुविधाएं हैं? एक तो आप जो डॉक्टर्स हैं उन्हें उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं, इसके साथ ही आप चिकित्सा की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है, तो इसके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और किस तरह से जो पशुपालक हैं वो आपके यहाँ अपने पशुओं की देखभाल के लिए और उनको ट्रीट करने के लिए आ सकते हैं? जी हाँ, हमारा यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है, चिकित्सालय है, जिसको हम शैक्षणिक पशु चिकित्सालय के नाम से जानते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। हमारे राज्य के कोने कोने से यहाँ पर पशु आते हैं, बीमार पशु, और हर तरह की सुविधाएं हमारे यहाँ, जो आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। अगर हम आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो हमारे अल्ट्रासाउंड मशीन है, निश्चित तौर पर जैसे ह्यूमन में अल्ट्रासाउंड से हम डायग्नोसिस करते हैं, यहाँ भी है। एक्सरे है, सभी तरह का जांच लेबोरेटरीज हमारे पास है, चाहे खून की जांच हो, चाहे अन्य जो भी जांच है। अभी हमने कुछ समय पहले एक कैनाइन ग्रूमिंग सेंटर, क्योंकि आज के ज़माने में ये बहुत सारे लोगों को अपने
पशुओं से काफ़ी लगाव है, ख़ास तौर से पेट्स की। पेट्स को कैसे केयर करें, उसकी हेयर कटिंग कैसे करें, कैसे उसका मेडिकेटेड बाथिंग करें, छोटी छोटी चीज़ें, नेल्स की ट्रिमिंग कैसे करें, किस तरह से पशुओं के मेकअप पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक इंटरप्रेन्योरल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो हमने शुरू किया है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सीख करके हमारे विद्यार्थी स्वयं अपना स्वरोजगार चालू किया है। उन लोगों ने अपने हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं और उनको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम खुद रोजगार डेवलप करें और जॉब सीकर न बन के जॉब प्रोवाइडर बने। क्या बात है। और वो ऐसा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपने स्वरोजगार का जिक्र किया और आप पशु चिकित्सा के क्षेत्र से हैं, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जैसे मुर्गी पालन है या बकरी पालन है या मत्स्य पालन है, तो क्या इस तरह की जानकारी और ट्रेनिंग भी आप अपने यहाँ दिलवाते हैं? जी हाँ, इसके अलावा ये तो एक चिकित्सा की बात हुई, इसके अलावा हम समय समय पर जो गांव के शिक्षित बेरोजगार हैं, अच्छा, उनके लिए ये सारी ट्रेनिंग, जैसे मुर्गी पालन 10 दिन की ट्रेनिंग है हमारे यहाँ। अच्छा, बकरी पालन कैसे व्यवसाय के रूप में लें, उसके लिए भी हम ट्रेनिंग दिलाते हैं। सुकर पालन में कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है, उसकी भी व्यवस्था है, हम ट्रेनिंग दिलाते हैं। और अभी हाल फिलहाल में हम भारत सरकार की एक मैत्री योजना है। अच्छा, मैत्री योजना में आमतौर पर जो कृत्रिम गर्भाधान जो कार्यक्रम करते हैं, हम अपने पशुओं में जो गाभिन करने की प्रक्रिया है, इसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो 1 महीने की ट्रेनिंग हमारे यहाँ है। टोटल 3 महीने के 2 महीने फील्ड में रह के ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं और 1 महीने यहाँ हम उनको ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, जो ट्रेनिंग आजकल चल रही है। बहुत बढ़िया। और ये अगले 2-3 साल तक लगातार ये ट्रेनिंग चलनी है। बिल्कुल। और सारे जिलों से चयनित करके विभाग, पशुपालन विभाग हमारे यहाँ प्रशिक्षणार्थी भेजते हैं और यहाँ हम ट्रेनिंग देते हैं। तो डिपार्टमेंट से लिंकेज करके बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण है रोजगार देने के क्षेत्र में हम कर रहे हैं। आप जो बता रहे थे, जो जानकारी हमसे साझा कर रहे थे, हर क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, ना सिर्फ अगर मैं कहूँ गौ पालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, शुकर पालन है, हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं और जहाँ आप मदद कर सकते हैं, हर तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आप मुहैया करा रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपके अपने कार्य अनुभव के बारे में, तो एक लंबा अनुभव है आपके पास और जाहिर तौर पर आपने जिक्र भी किया कृत्रिम गर्भाधान के बारे में और इस क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता है। तो एक आम सवाल जो ज़्यादातर जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में होता है कि जो गायें होती हैं वो एक देहाती गाय हम कहते हैं और कहते हैं एक क्रॉस ब्रीड गाय है, तो उसका पालन ज़्यादा अच्छा होता है। चूँकि आप विशेषज्ञ हैं इसलिए ये सवाल मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या अंतर है और क्या इसका रखरखाव बहुत महंगा होता है, क्योंकि ये भी जहन में आती है ये बात। जी हाँ, आमतौर पर एक धारणा होती है कि हम देसी गाय पालें या क्रॉस ब्रेड पालें या संकर नस्ल की पालें। सबसे पहले हमें निश्चित होना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि देसी गायों का भी संवर्धन जरूरी है। परंतु हमारी देसी गायों में जहाँ दुग्ध उत्पादन 5 लीटर 6 लीटर नस्ल के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी नस्ल है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो पोषण का मुख्य बिंदु है, मुख्य हमारा पार्ट है। तो इसके लिए संकर नस्ल बहुत ही ज़रूरी है। चाहे हॉल्स्टीन फ्रीजियन का संकर हो, चाहे जर्सी का संकर नस्ल हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन हो। तो यदि हमारे पास एक गाय भी देसी है तो उसको संकर नस्ल से हम गर्भित करा के ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन आने वाली संतति से ले सकते हैं। ये रोजगार से जुड़ी हुई बात भी आपने बताई और किस तरह से ज़्यादा अर्थोपार्जन कर सकते हैं इसकी भी आपने विस्तृत जानकारी दी। और मैं कहूँगी कि आज के कार्यक्रम में आपने हर उस क्षेत्र के बारे में बताया जो पशु चिकित्सा से जुड़ी हुई है और जिसके द्वारा हम अपने दर्शकों का ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की पशु चिकित्सा से जुड़ी हुई और हमारे जो विशेषज्ञ थे आप थे डीन बिहार वेटनरी कॉलेज पटना डॉक्टर जे.के. प्रसाद जी। पशु चिकित्सा से जुड़ी जानकारी हमने आपको मुहैया करा दी। अब हम आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या, आप हमें जानकारी दें कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम और आप क्या कुछ नया इस कार्यक्रम में देखना चाहते हैं। पर इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान
निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।